हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईबी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम कवर करेंगे डायमेंशंस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस। तो पिछले लेक्चर में अपन ने यूनिट क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू और नीट के और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं वो पूरे अपन ने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो कंप्लीट वो लेक्चर पहले आप देख लो और उसके बाद इस टॉपिक पर आना, क्योंकि वहाँ पर एक टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, प्रीफिक्स ऑफ यूनिट, है ना। वहाँ का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे आपको काम में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वहाँ पर मैंने ये भी बता दिया था कि पिछले 5 साल के अंदर कितने क्वेश्चन नीट के अंदर आए थे और सारे हमने क्वेश्चन वो सब सॉल्व किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक डायमेंशंस। तो देखिए, डायमेंशंस चैप्टर का सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते ही हैं। पीवाईक्यू में आपने देखना आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डायमेंशन से रिलेटेड मिलेंगे। तो डायमेंशंस क्या होते हैं? तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में सुना होगा और आपने अगर पहला लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने ये डिटेल में बता दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7 थी, है ना, और उन्हीं की हेल्प से अपन डिराइव्ड क्वांटिटी बनाते हैं। मतलब आगे चल के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी बनाई जाएंगी उन 7 को छोड़कर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन 7 को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटी आती है वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी आती है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई हमको एक डिराइव क्वांटिटी दी हुई है, जैसे हमको एक फोर्स दिया हुआ है, तो फोर्स के अंदर कितने फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है, अगर हम ये निकालते हैं कितने, ये निकालते हैं और उसको प्रॉपर पैटर्न में लिखते हैं, ठीक है, तो मतलब हमने क्या निकाल लिया, उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल लिया। ठीक है, तो देखो अब इसको कैसा निकालते हैं। तो डेफिनेशन आपको सब पता चल जाएंगी। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं, आपको डेफिनेशन क्लियरली समझ में आ जाएंगी, बाद में आपने थ्योरी इसकी पढ़ लेना। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई एरिया है, कुछ इतनी क्वांटिटी के मैं यहाँ पे आपको डायमेंशंस निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये आपको डायमेंशंस निकाल कर अगर आ गए तो डेफिनेशन भी आपको समझ में आ जाएगी कि डायमेंशंस है क्या एक्चुअल में। तो मान लेते हैं हमारे पास एक कोई डिराइव्ड क्वांटिटी है एरिया, जो किससे बनी है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बनी है। ठीक है, तो ये लेंथ है और ये भी एक टाइप की लेंथ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एरिया बना लिया। तो इसमें लेंथ कितनी बार आया, 2 बार आया, और कैसे आया, मल्टीप्लीकेशन में आया। तो हम इसके डायमेंशंस ऐसा लिख लेंगे। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल याद रखना है, वो आपको लिख लेना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया को आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लेना सबसे पहली बात। ठीक है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाना है, ये डायमेंशंस निकालने का तरीका है। अब देखो एरिया में कितनी बार लेंथ आया, 2 बार आया, ये भी एक लेंथ, ये भी एक, तो आपने लिखना कैपिटल L और इसके ऊपर पावर लगा देना है +2। खत्म हो गया, इसी को बोलेंगे अपन डायमेंशंस ऑफ एरिया। चलो और एक देख लेते हैं, हमारे पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम किससे बनता है, LBH, ये लेंथ, ठीक है, B भी एक लेंथ, और हाइट क्या है, ये भी एक लेंथ। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये सिंबल क्या है, V है, तो आपका काम है V लिख लेना। फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना, देखना इसमें कौन सी क्वांटिटी है जिससे वॉल्यूम बना है, तो लेंथ से बना है। लेंथ कितनी बार आया, 3 बार आया, तीनों भी मल्टीप्लीकेशन में है ना। तो ये L1 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 कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा। काम खत्म, ये हो गया डायमेंशंस किसके, V के। इसमें कोई मास नहीं है, इसमें कोई टाइम नहीं है, वरना वो भी हम लेते हैं। तो डायमेंशंस ऑलवेज किससे बनेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम डेंसिटी लिख देंगे। जो भी सिंबल होंगे अलग अलग सिंबल लिए जाते हैं डेंसिटी के लिए। ठीक है, तो ऊपर मास M1, नीचे वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने लिखा मास का डायमेंशंस M1 और नीचे वॉल्यूम का डायमेंशंस L3। ठीक है, और इसको हमको थोड़ा एक लाइन में लिखना है, तो जब मैं L को ऊपर लेके चले जाऊंगा तो उसका पावर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया M1 और पावर हो गया -3। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशंस के। डेंसिटी के अंदर एक बार मास आता है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है। अब वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं, L3, जब उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, L-3। तो इसको कैसा पढ़ेंगे अपन, M1 L-3, किसके डायमेंशंस है, डेंसिटी के। फिर नेक्स्ट कुछ मैं यहां पर आपको इंपॉर्टेंट डायमेंशंस निकाल कर दे रहा हूं, वो अगर आप याद कर लेते हैं तो ऐसे आगे चल के फिजिक्स में जितने भी डायमेंशंस आएंगे वो सब हम निकाल लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है। बस स्टार्ट के कुछ आपको 6-7 डायमेंशंस है वो याद कर लेना है या फिर निकाल के आना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी।
जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर अगर स्पीड बोलते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अभी यहां पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना। डिस्टेंस लेंथ में आता है तो लेंथ के डायमेंशंस 1, क्योंकि s का पावर 1 है तो l का पावर भी 1 रहेगा। यहां पर टाइम नीचे है तो मैं टाइम के लिए कैपिटल T यूज करता हूं, इसका पावर 1 है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लिखना है, जो भी डिनोमिनेटर में आएंगे डायमेंशंस उसको ऊपर लेकर जाना है। तो ये क्या बन जाएगा L1, T जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा T-1, है ना। ये बन गया डायमेंशंस किसके, स्पीड के या फिर वेलोसिटी के। ठीक है, तो डायमेंशंस आपको क्या बता रहे हैं, डायमेंशंस ये बता रहे हैं कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट होती है और कहां कहां प्रेजेंट होती है। तो पावर अगर माइनस में है किसी चीज का, जैसे यहां पे L -3 है तो L लेंथ है, L का क्यूब है, मतलब इसका मतलब L नीचे था तो L क्यूब था। वो L क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम नीचे था, मास ऊपर था, तो ये डेंसिटी है। मास कितनी बार आया था, एक ही बार आया था। तो डायमेंशंस में किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर अगर 1 है तो वो न्यूमरेटर में है ना। किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर अगर माइनस में है तो वो फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, तो ये चीज, जितनी ज्यादा पावर बढ़ते रहेंगी उतनी बड़ी, उतनी ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी उसके अंदर आ रही है, इसलिए जितने ज्यादा डायमेंशंस उतना बड़ा फॉर्मूला, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है क्या, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस आर द पावर्स। ये दिख रहे हैं 2, 3, 1, 1, -3, ये सब क्या है, पावर्स है किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ये L, M, T ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर मेरे पास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती जिसमें टेम्परेचर भी आता तो मैं यहाँ पे T लिखता, अगर टेम्परेचर नीचे होता और उसका पावर जो भी होता वो लिख देता, करंट आता तो करंट लिख देता। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से अपन डायमेंशन बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखो कैसे आते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, किस में यूज होती है, ये यूज होती है कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में रहने वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स को इस पर्टिकुलर पैटर्न से अगर अपन लिखते हैं तो हमको क्या मिल जाते हैं, डायमेंशंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो याद हो गया, एरिया का L2, वॉल्यूम का L3, डेंसिटी का M1 L-3 और वेलोसिटी का L1 T-1, ये याद कर लेना है आपको। चलो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जब आप पढ़ेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। अब क्या है एक्सेलरेशन, क्या है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर मोशन इन 1D के अंदर सबके फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे डिटेल में। तो चेंज इन वेलोसिटी बोल दो या वेलोसिटी बोल दो। तो अभी अभी अपन ने वेलोसिटी के डायमेंशंस निकाले हैं, क्या है L1 T-1। नीचे टाइम है तो नीचे टाइम है तो टाइम का पावर हो जाएगा 1। देखो नीचे T है, T अभी नीचे ही है और T का पावर 1 है तो T नीचे ही लिखा, उसका पावर 1 लिखा। अब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां पे पहले से -1 है और ये -1 बनकर जाएगा तो क्या हो जाएगा L1 T-2, -1 -2 हो जाएगा। ठीक है, -1 और ये -1 -2 हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन भी बहुत ज्यादा काम में आता है। स्पीड के डायमेंशंस, वेलोसिटी के डायमेंशंस L1 T-1 है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी से ही बनता है, इसलिए उसके डायमेंशंस में बस -1 की जगह आपने -2 लगा देना, एक्सेलरेशन के डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स होता है F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, बहुत फेमस फॉर्मूला है। तो अगर आपको फोर्स के डायमेंशंस निकालना है तो फोर्स का सिंबल F है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो, मास के डायमेंशंस यहां पर लिख दो M1 और M के बाजू में A है तो A के डायमेंशंस भी बाजू में ही आएंगे L1 T-2। प्रॉपर फ्लो में मैंने यहां पर निकाला हूं कि आपको सारे डायमेंशंस याद हो जाएंगे। तो ये एक्सेलरेशन के डायमेंशंस, मास के ऊपर पावर 1 है तो ये 1। तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, सिंपल सिंपल, इधर तो M है ही नहीं, सिंपल M1 L1 T-2। ये भी डायमेंशंस आपको याद करना है। बस एक्सेलरेशन के डायमेंशंस में यहां आप M1 लगा देते हैं, है ना, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस में M मतलब M1 लगा देते हैं तो आपको फोर्स के डायमेंशंस मिल जाते हैं। बहुत काम में आने वाला है, बार बार निकालते नहीं बैठना, याद कर लो। स्टार्ट के 7-8 क्वांटिटीज है, बस आपको डायमेंशंस याद करना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके फोर्स के डायमेंशंस। नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर बनता फोर्स से। जब प्रेशर के चैप्टर्स आएंगे दोबारा आपको बता दिया जाएगा कि जो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो फोर्स के डायमेंशंस ये निकाले हमने, M1 L1 T-2। नीचे एरिया, एरिया के डायमेंशंस क्या होते हैं L2। देखो ये भी पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव का, तो इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक L1 बचेगा, वो L1 को ऊपर लेके चले जाओ तो L-1 हो जाएगा। तो ये बन गया अपना M1
प्लस प्लस का है तो कैंसिल कर देना, माइनस माइनस का है तो कैंसिल कर देना, नीचे जो बचेगा उसको ऊपर लेके चले जाना। तो यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो गया, नीचे एक L1 बचा था, ऊपर गया तो L-1 बन गया, है ना। तो ये याद नहीं करना है आपको, प्रेशर के डायमेंशंस याद नहीं करना है, याद हो गए तो बहुत अच्छा है। चलो बाद में टाइम पे अपन निकाल लेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो कुछ मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बाकी सब मैं आपको डायरेक्ट डायमेंशंस दे दूंगा, आपने चेक कर लेना आगे के। वर्क बहुत फेमस है, इसके भी डायमेंशंस आप याद कर लो। वर्क और एनर्जी के डायमेंशंस सेम होते हैं क्योंकि इनकी यूनिट भी सेम होती है। तो वर्क का सिंबल होगा W, तो इसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायमेंशंस होगा M1 L1 T माइनस 2, ये है M1 L1 T माइनस 2। और डिस्प्लेसमेंट लेंथ में आता है तो इसके डायमेंशंस होंगे L1, डिस्प्लेसमेंट का पावर 1 है, और ये लेंथ में ही आता है, डिस्टेंस हाइट ये सब लेंथ में आते हैं, तो इसका पावर 1 है। तो यहाँ से L1 और ये L1 दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। L1 मल्टीप्लीकेशन में L1 दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। तो M1 को एज इट इज लिख लो, L1 क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, और T माइनस 2। ये वर्क के डायमेंशंस हमको आगे बहुत काम देंगे, तो आपने याद कर लेना M1 L1 T माइनस 2, सॉरी M1 L2 T माइनस 2, ये आपने याद कर लेना, ठीक है। नहीं भी याद हो रहे हैं तो फॉर्मूला तो याद है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से अपन निकाल लेंगे। चलो आज की प्रैक्टिस में हमारा लास्ट जो पावर होता है, जब भी अपन पढ़ेंगे पावर के बारे में तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन में टाइम। तो वर्क के डायमेंशंस अभी हमने निकाले, M1 L2 T माइनस का 2, देख लो M1 L2 T माइनस का 2। नीचे क्या है, टाइम है, तो टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं, 1 होते हैं। जब ये टाइम ऊपर जाएगा तो -1 बन के जाएगा। यहाँ पर पहले से कौन बैठा हुआ है, -2, और कौन आ रहा है, -1, तो -2 -1 -3 हो जाएगा। तो ये बन गया अपना M1 L2 T माइनस का 3, ये बन गया डायमेंशंस किसके, पावर के। तो ये जो मैंने स्टार्ट के, चलो पावर को तो याद मत करना, एनर्जी के अपॉन में टाइम के डायमेंशंस रख के सॉल्व कर लेना, याद हो जाएगा। यहां से आपको प्रेशर की भी याद नहीं है करना है, रटना नहीं है ना, फोर्स को एरिया से डिवाइड करना, निकल जाएगा। आपके यहां पर सबसे काम के जो आगे बहुत ज्यादा आएंगे डायमेंशंस, वो क्या है, वो है सबसे पहले वर्क, है ना। तो ये वर्क आपको याद करना है, फोर्स आपको याद करना है, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस आपको याद करना है, इधर से वेलोसिटी के डायमेंशंस याद कर लेना है, और वॉल्यूम के और एरिया के तो याद ही हो गए, ठीक है। डेंसिटी भी कुछ बड़ी बात नहीं है, याद हो जाता है, ठीक है। तो डेंसिटी को अगर मैं इग्नोर भी करता हूं, मास अपॉन वॉल्यूम से आप निकाल भी लेंगे, तो एरिया, वॉल्यूम और वेलोसिटी ये 3, और इधर से एक्सेलरेशन, फोर्स और वर्क ये 3, ये 6 डायमेंशंस आप याद कर लो कुछ ना कुछ करके, ठीक है। एरिया के क्या है L2, वॉल्यूम के क्या है L3, सिंपल। स्पीड या वेलोसिटी के क्या है L1 T माइनस 1, और वो -1 को -2 कर देंगे तो किसके हो जाएंगे, एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस में आप M1 जोड़ दो, ठीक है, आपको किसके मिल जाएंगे, फोर्स के, क्योंकि एक्सेलरेशन के बाजू में मास आता है, तो यहाँ पे M1 पावर 1 लगा देना। अगर किसी डायमेंशंस में यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं दिखता है तो पावर 1 ही समझा जाता है, उसको M1 पढ़ना है, ठीक है। चलो इसकी हेल्प से यहां हो गया M1 L1 T माइनस 2, यहां पर M1 एज इट इज, L को अगर आप 2 बना देंगे तो किसके डायमेंशंस मिल जाएंगे आपको, वर्क के। तो ये 6 डायमेंशंस आपने अच्छे से याद कर लेना, 1-2 बार आप इसको अच्छे से समझो और 2-3 बार इसको लिख कर देखो। चलो अब अपन कुछ यहाँ पर मैं ऐसे क्वांटिटीज आपको देता हूं जिसके बारे में आपने आपकी फाउंडेशन क्लास में या तो सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन बस आपको अगर इस चैप्टर में फॉर्मूले पते चल गए उस फिजिकल क्वांटिटीज के, ठीक है, और वो जिन फिजिकल क्वांटिटी से बनी है उनके डायमेंशंस अगर आपको निकाल कर आते हैं, तो ऐसा आप कोई भी नई पुरानी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो कुछ नए पुराने सभी टाइप के फिजिकल क्वांटिटी मैं यहां पर रखता हूं, बस आपको मैं फॉर्मूला देता हूं और डायरेक्ट डायमेंशंस निकाल कर देता हूं। आपका काम है वीडियो को पॉज करके मास के डायमेंशंस और वेलोसिटी के डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करना। लीनियर मोमेंटम नाम की एक फिजिकल क्वांटिटी है, हो सकता किसी के लिए ये न्यू हो या बहुत पहले आपने पढ़ा होगा, बस मैं आपको इस चैप्टर में फॉर्मूला बताते हुए चल रहा हूं। आएंगे ये मोशन इन 1D के अंदर, आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे सब आएंगे, तो जब अपन इसके फॉर्मूले याद कर लेंगे। अभी तो डायमेंशंस निकालना कैसा वो बता रहा हूं, तो ये आप निकाल लेना, मास के डायमेंशंस, वेलोसिटी के डायमेंशंस रखकर मल्टीप्लाई कर देना, आपको ये डायमेंशंस मिलना चाहिए, M1 L1 T माइनस 1, ठीक है। डायरेक्ट भी नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट बताओ या फिर इसके डायमेंशंस बनाओ, क्या आएंगे। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हो सकता है आपने नहीं सुना होगा, जब इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे तो लीनियर मोमेंटम को एक डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है, r एक डिस्टेंस है, देखेंगे टाइम पर जब भी आएगा क्या है।
तो इस डिस्टेंस को जो कि लेंथ में आता है लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा। देखो m1 एज इट इज है, t-1 एज इट इज है, इसमें एक लेंथ बढ़ गया इसलिए यहां पर L2 हो गया। याद नहीं करना है आपको, डायमेंशंस निकालना है बेटा, ये फॉर्मूला बस पता चल जाएगा उसकी हेल्प से। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज में एक नई फंडामेंटल क्वांटिटी दिख रही है, टाइम तो है ही और साथ में करंट है ना, ये जो है ये करंट है, याद रखना है आपको, ठीक है। और ये जो है ये टाइम है। मैं इसलिए बता दे रहा हूं यहां पर कि जब चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पे चार्ज का डिस्कशन होगा, है ना। जब भी अपन करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको चार्ज मिल जाएगा। तो यहां पर टाइम तो है ही फंडामेंटल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट भी फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई। तो सिंपल है ना, टाइम के डायमेंशंस t1 होंगे और इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशंस i1 होंगे, क्योंकि i का पावर 1 है, t का पावर 1 है, दोनों भी न्यूमरेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। क्या बन जाएगा, है ना, यहां पर मैं बता देता हूं, ये वाला आपको डायमेंशंस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो t है वो क्या है, टाइम है। तो ये बन गया i1 t1, 1 पावर में लिखो या मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं। चलो नेक्स्ट है वोल्टेज। ऐसे ही वोल्टेज जो होता है ये इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन में चार्ज होता है। दुनिया का कोई भी एनर्जी रहो, कोई भी वर्क रहो, सबकी यूनिट और सबके डायमेंशन सेम होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये वर्क है, वर्क के डायमेंशन अभी मैंने याद कराया आपको, m1 L2 t-2। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको देख लो जाकर, है ना। m1 L2 t-2 ऊपर रखना, नीचे चार्ज के डायमेंशंस रखना, और जो जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करना, बाकी नीचे जो भी बचेंगे उसको ऊपर लेकर चले जाना, ठीक है। आपको डायमेंशंस मिल जाएंगे, m1 L2 t-3 i-1। ये चार्ज है ना, चार्ज के अंदर i आता, चार्ज नीचे है तो i भी नीचे आएगा, जब ऊपर जाएगा तो i-1 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ऐसा आपको निकालना है, बस ये याद करना नहीं है। मैं बेटा बार बार आपको बोल रहा हूं कि ये डायमेंशंस आपको याद नहीं करना है, फॉर्मूले आपको आगे की फिजिक्स की हेल्प से पूरे याद हो जाएंगे, और उस टाइम जिस दिन आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे उस दिन आपने डायमेंशंस निकाल लेंगे या सीख जाएंगे आप, या फिर याद भी हो जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट है अपने पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है ओहम्स लॉ की हेल्प से V/I। V के डायमेंशंस मतलब वोल्टेज, वोल्टेज के डायमेंशंस अभी निकाले, नीचे करंट है। तो देखो वोल्टेज के डायमेंशंस एज इट इज दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। वोल्टेज में एक -1 आता है, नीचे भी क्या है, एक I है, तो I जब ऊपर जाएगा तो वो भी -1 हो जाएगा। तो पहले के -1 में ये जब -1 मिल जाता है तो ये क्या बन जाएगा, -2। तो कुछ भी नहीं है यार, जो भी पोटेंशियल है, जो भी वोल्टेज है, उसके डायमेंशंस में आपने I-1 में और एक -1 बढ़ा देना, आपको रेजिस्टेंस के डायमेंशंस मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपको खुद चेक करना है, ये आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे सारे आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, और कुछ फिजिकल क्वांटिटी शायद यहाँ पर है, फ्रीक्वेंसी है। ये सब फेमस फिजिकल क्वांटिटी है, इनके डायमेंशन डायरेक्ट भी नीट में आ सकते हैं, वरना इनका काम पड़ेगा अपने को। तो फ्रीक्वेंसी जब भी अपन पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, तो ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है। 1 के अपॉन में जब अपन टाइम लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो सिंपल है यार, इसके डायमेंशंस 1 के तो डायमेंशंस होते नहीं है, नंबर के डायमेंशंस नहीं होते हैं, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। टी नीचे है तो हमने लिखा t1, उसको ऊपर लेके चले गए तो वो हो गया t-1। तो t-1 किसका डायमेंशंस है, फ्रीक्वेंसी का। अभी आप ये मत सोचो फ्रीक्वेंसी क्या है, पता है तो ठीक, नहीं पता है तो सिर्फ फॉर्मूला देखो, पता चल जाएगा आगे के चैप्टर में सब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ऐसे ही एक फेमस है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसके डायमेंशंस बहुत बार पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर, वरना आपको ये काम में आएगा। तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, एक आएगा 12th के आखिरी चैप्टर में, वो एनर्जी के अपॉन में फ्रीक्वेंसी होती है। तो अभी एनर्जी और वर्क के डायमेंशंस m1 L2 t-2 होते हैं, ठीक है। उसको अपन फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन से जब डिवाइड कर देंगे, मतलब t-1 से डिवाइड करेंगे, t-1 को ऊपर लेके जाएंगे, सॉल्व करेंगे पूरा, तो हमको ये डायमेंशंस मिल जाएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट के, m1 L2 t-1, ठीक है। याद नहीं करना है, निकाल के रखना है और सीखना है। फिर आता है टॉर्क। टॉर्क जो होता है ये एक टाइप का डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। ये तो वर्क के जैसी हो गया, वो डिस्प्लेसमेंट होता है और फोर्स से मल्टीप्लाई होता है, ये डिस्टेंस है, फोर्स से मल्टीप्लाई होता है। तो एक ही बात है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, ना, लेंथ, ये सब के सब लेंथ में आते हैं। तो हमने r को f से मल्टीप्लाई किया तो इसके डायमेंशंस हमको वर्क के जैसे ही मिल जाते हैं। टॉर्क का सिंबल कुछ ऐसे होता है ना, उल्टा J टाउ, इसको पढ़ते हैं। तो सिंबल तो देखेंगे अपन उसके चैप्टर में। तो m1 L2 t-2, बहुत सारे ऐसी क्वांटिटी है ना, जिनका अलग अलग चैप्टर में काम है हमें, लेकिन उनके डायमेंशन सेम आ जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला एक जैसा होता है उनका, ठीक है। तो ये इसके डायमेंशंस वर्क के इक्वल है ना, डायमेंशंस ऑफ वर्क के बराबर होते हैं टॉर्क के।
तो एक बार पूछा भी था टॉर्क के डायमेंशंस किसके बराबर होते हैं, किसके जैसे होते हैं, तो ये वर्क के जैसे होते हैं। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस एक जैसे आते हैं। इंपल्स है ना, इंपल्स फोर्स और टाइम से बनेगा। लॉज ऑफ मोशन में अपन पढ़ेंगे इंपल्स क्या है, ये फोर्स और टाइम से बनेगा। जब फोर्स के डायमेंशंस को टाइम के डायमेंशन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बेस सेम है तो पावर वगैरह को ऐड करते हैं तो हमको मिल जाएगा m1 l1 t माइनस 1। और m1 l1 t माइनस 1 ये लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन है, ध्यान से आप देखो, है ना, m1 l1 t माइनस 1, तो लीनियर मोमेंटम और इंपल्स इनके डायमेंशन सेम रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये जब भी हमको बोलेगा किसके डायमेंशन सेम होते हैं तो हम एक एक के निकालेंगे, सेम आ गया तो चेक कर लेंगे, ऐसे कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस मेथड आना चाहिए, तरीका आना चाहिए आपको कि डायमेंशंस निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो चलो ये अपन ने निकाल लिए बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन, जिसमें से स्टार्ट के 7-8 जो मैंने बोला आपने याद कर लेना, बाकी के जैसे जैसे फॉर्मूले आपको याद होते रहेंगे डायमेंशंस अपन निकालते रहेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ रूल्स हैं कि भी कुछ ऐसी क्वांटिटी है अपने फिजिक्स के अंदर जिनके डायमेंशंस होते ही नहीं है ना, m1 l1 t माइनस 1, ऐसे ये कोई ना कोई डायमेंशंस है। अगर मैं लिख दूं m0 l0 t0 मतलब कोई पावर नहीं, मतलब कोई डायमेंशंस नहीं। तो ऐसे कौन कौन है, तो ये रूल बहुत अच्छे हैं, आपको याद रखना है। पहला, नंबर्स 1 2 3 4 अगर फॉर्मूले में आते हैं तो ऐसे नंबर्स के डायमेंशंस नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर्स फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जो फिजिकल क्वांटिटी है उनके डायमेंशंस होते हैं और कुछ के नहीं होते हैं। ठीक है, एंगल, प्लेन एंगल हो या सॉलिड एंगल हो, लेक्चर 1 में मैंने बताया प्लेन एंगल सॉलिड एंगल क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी एंगल हो उसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। चलो नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा कॉस थीटा, पहले तो थीटा एक एंगल है, एंगल के भी डायमेंशंस नहीं होते हैं, और एंगल पर जो लगते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना, फिजिक्स में अपने ये तीन ही काम में आते हैं, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डायमेंशंस नहीं होंगे। जब भी आएगा अगर पुट करना ही है तो हम ऐसा पुट कर देंगे m0 l0 t0, बस खत्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर में अगर कुछ होता है ना, तो ये जो पावर है ये कोई नंबर होगा, नंबर के तो डायमेंशंस होते नहीं है, लेकिन e की पावर जो बना इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। मैथ्स में होता है ज्यादा यूज, अपने फिजिक्स में बहुत कम आएगा। जब भी आएगा e पावर में डायमेंशंस नहीं होते, जैसे यहां पर साइन है ना, कॉस टेन, इनके डायमेंशंस नहीं होंगे e पावर के। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वगैरह आता है कभी कभी फिजिक्स में, लॉग ऑफ समथिंग, ठीक है, तो इसके अंदर जो होगा वो तो नंबर होंगे, नंबर के तो डायमेंशंस नहीं होते हैं, लेकिन लॉग ऑफ जो भी यहां पर आएगा उसके भी डायमेंशंस नहीं होंगे। चलो तो याद रखना है, नंबर के डायमेंशंस नहीं होते हैं, एंगल के नहीं होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। न्यूमेरिकल कांस्टेंट, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स होती है, जैसे पाई, पाई की वैल्यू 3.142 होती है, ये भी एक नंबर है, तो पाई के भी डायमेंशंस नहीं होंगे। ऐसे आगे जो भी कांस्टेंट आएगा अपन टाइम पे देखेंगे, ये फेमस है। रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, आपको बोला कि भी एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, और वो A और A1 और A2 से बन रही है, वैल्यू अलग अलग है, A1 की वैल्यू अलग है, A2 की वैल्यू अलग है, लेकिन दोनों भी सेम फिजिकल क्वांटिटी है। ये मास है तो ये भी मास है, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स है, तो इसके डायमेंशंस जो आएंगे इसके डायमेंशंस वही आएंगे, पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसी क्वांटिटी के डायमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो सेम क्वांटिटी के रेशियो से बनी है। यूनिटलेस क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट ही नहीं है तो उनके पास डायमेंशंस भी नहीं होंगे। यूनिट कैंसिल तो डायमेंशंस भी कैंसिल। तो ये अच्छे से रूल्स आपको याद रखना है बेटा, एक एक क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे जब आपको ये बहुत मदद करेंगे। चलो तो ये हो गया हमारे रूल्स। प्रॉपर आपको जैसे जैसे नया टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप उसको नोट कर लो। जैसे मैंने पहले डायमेंशंस बताया और जो डायमेंशंस आपको निकालने के लिए दिया वो आप निकाल लो। ठीक है, फिर नया टॉपिक हमारा आ रहा है छोटा छोटा, उसको कंप्लीट होने दो, फिर आप उसको राइट कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डायमेंशंस, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये सारे रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, अदरवाइज अटकेंगे आप क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट डायमेंशन, तो कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, बहुत आसान भाषा के अंदर मैंने सारे पॉइंट्स यहां पर निकाल के रखा हूं। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव यूनिट बट नॉट हैव डायमेंशंस। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनके पास यूनिट होती है लेकिन उनके पास डायमेंशंस नहीं होते हैं, वो क्या है। एग्जांपल में सिंपल है, एंगल है, और आगे भी ऐसे आएंगे अपन, है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास नए चैप्टर आएंगे तो इस चैप्टर की हेल्प से हम उसकी यूनिट बनाएंगे, उसके डायमेंशंस बनाएंगे। उस टाइम सब क्लियर हो जाएगा कि किसके डायमेंशंस है और किसके डायमेंशंस
नहीं है। तो यहाँ पर एक एंगल है, एंगल की यूनिट होती है रेडियन होती है, सॉलिड एंगल लिए तो स्टेरेडियन होती है, लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। इतना याद करके रखना, क्यों कैसे इसकी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, टू डिफरेंट डायमेंशंस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना। आपके पास दो अलग अलग क्वांटिटी है, दो अलग अलग क्वांटिटी के डायमेंशंस अलग अलग आएंगे। अगर आपको किसी ने ऐसा बोला कि हमारे पास एक क्वांटिटी है A और उसके डायमेंशंस आ रहे हैं क्या, m1 l1 t -1, जैसे कि लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस है, और हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या B, और कोई ये बोल रहा है इसके डायमेंशंस m1 l2 t -2, जैसे ये वर्क के डायमेंशंस है। कोई बोल रहे हैं दोनों को ऐड करेंगे तो क्या डायमेंशंस मिलेंगे, आप ऐड ही नहीं कर सकते। लीनियर मोमेंटम अलग क्वांटिटी है, वर्क अलग क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, मिल ही नहीं सकता ना कुछ। हाँ, मल्टीप्लाई करके कुछ मिल सकता है, डिवाइड करके कुछ मिल सकता है। हम फिजिक्स में ऐड ही उन क्वांटिटी को कर सकते हैं जो सिमिलर हो, वैल्यू अलग अलग हो सकती है। 2 जूल प्लस में 2 जूल 4 जूल हो गया, है ना। इतना डिस्प्लेसमेंट, बाद में उतना डिस्प्लेसमेंट ऐड कर दिए, तो सिमिलर क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, इसलिए उनके डायमेंशंस को भी आप, लेकिन दो डिफरेंट अलग अलग क्वांटिटी हैं तो उनके डायमेंशंस को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। डायमेंशंस ऑफ A प्लस डायमेंशंस ऑफ B नहीं कर सकते आप ऐसा, ठीक है, कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट, ऐसे आप एडिशन भी नहीं कर सकते और उनका सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये रूल आपको सिखा रहा है। चलो नेक्स्ट है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर सेम डायमेंशंस, हां आप ऐड कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा डायमेंशंस को, वो भी कौन से, वो क्या हो, सेम हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 और मोर सेम डायमेंशंस को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या मिलेगा, वही मिलेगा जिसको आप ऐड कर रहे हैं। जैसे हमारे पास है 1 मीटर का डिस्टेंस, बाद में हमने और 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किए, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितना हो गया, 2 मीटर। तो 2 मीटर क्या है, डिस्टेंस है। इसमें 2 के तो डायमेंशंस नहीं है, लेकिन मीटर ये डिस्टेंस इसके तो डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो अपन सिंपल एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि मेरे पास है डेंसिटी मतलब m1 l -3, मेरे पास कुछ ऐसे डायमेंशंस है, और मैंने प्लस कर दिया क्या m1 l -3 है, दो सेम डायमेंशंस, चाहे इनका एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, आंसर में वही आएगा जिसको आप ऐड कर रहे हो, है ना। m1 l -3, डेंसिटी में डेंसिटी मिलाएंगे तो डेंसिटी ही मिलेंगी, डेंसिटी में से डेंसिटी माइनस करेंगे तो डेंसिटी ही मिलेंगी। ऐसे कोई भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप ऐड करेंगे तो वही फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगी, बस या तो ज्यादा मिलेंगी और माइनस में या तो कम मिलेंगी। तो कम ज्यादा मैग्नीट्यूड चेंज होने से कभी डायमेंशंस चेंज नहीं होते हैं, बस वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, एक बार उसके डायमेंशंस बन गए तो वो फिक्स हो जाते हैं। तो रूल क्या सिखा रहा है हमको, चाहे आप एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का, तो हमको सेम फिजिकल क्वांटिटी ही मिलती है आंसर में। याद रखना है बेटा, क्वेश्चन बनते हैं इस पर। चलो नेक्स्ट है, अच्छे से आपको इसको कॉपी कर लेना है क्वेश्चन, डायरेक्ट अभी जितना हमने पढ़े उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं आगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी है। जैसे अपन ने डायमेंशंस पढ़ लिए, डायमेंशंस के रूल्स पढ़ लिए, अब अपन कुछ ना कुछ पीवाईक्यू या एडिशनल क्वेश्चन अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कराना हो जाते हैं तो फिर डायमेंशन को यूज कर करके हम क्या कर सकते हैं वो पढ़ते हैं और फिर उस पर भी क्वेश्चन। आज के लेक्चर में पूरा डायमेंशंस कंप्लीट हो जाएगा विथ ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़े उस पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज यूनिट बट नो डायमेंशंस, इनमें से कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट होती है बट डायमेंशंस नहीं होते हैं, तो वो है क्या, एंगल। तो हमारा एंगल सही आंसर है। लेकिन यहां पर ये भी चेक कर लेते हैं कि बाकी के बारे में क्या राय है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी, मोशन इन 1D के अंदर अपन रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ेंगे, है ना, तो ये दो वेलोसिटी को माइनस करके आती है, मतलब ये भी वेलोसिटी है, इसकी यूनिट भी होंगी, इसके डायमेंशंस भी होंगे। दूसरा रिलेटिव डेंसिटी, ये दो डेंसिटी को डिवाइड करके हम लेकर आते हैं, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, देखेंगे फ्लूइड के चैप्टर के अंदर, तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, डायमेंशंस यूनिट सब कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्वांटिटी की यूनिट भी नहीं होती है, डायमेंशंस भी नहीं होते हैं। इसकी यूनिट भी होती है, डायमेंशंस भी होते हैं, इसकी यूनिट भी नहीं होंगी, डायमेंशंस भी नहीं होंगे। ऐसा ही स्ट्रेन, एक चैप्टर आने वाला है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सॉलिड्स 11th के अंदर ही,
उसके अंदर अपन स्ट्रेन पढ़ेंगे। स्ट्रेन भी दो सिमिलर लेंथ का रेशियो होता है, तो इसकी यूनिट भी नहीं होती है, डायमेंशंस भी नहीं होते हैं। ये क्या है, इसकी यूनिट होती है, क्या होती है इसकी यूनिट? इसकी यूनिट होती है क्या? रेडियन, है ना। डिग्री वगैरह भी होती है, लेकिन इसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, ये मैंने आज ही सिखाया, ठीक है। कभी मौका आएगा कि क्यों नहीं होते हैं, तो कोई ना कोई एंगल के फॉर्मूले की हेल्प से अपन देख लेंगे, प्रूफ मिल जाएगा आपको। तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। मैं आपको एक क्वेश्चन ये सॉल्व कराने के बाद बताऊंगा कि इस पे बदल बदल के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमको बोल रहा ई, है ना, एनर्जी है, स्मॉल एम मास है, और एल एंगुलर मोमेंटम है। हो सकता है आपका सुना हुआ होगा या नहीं सुना हुआ होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं इसका फॉर्मूला बता दूंगा। और जी, ये तो क्लास 10th में आपने सुना है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो हमको कुछ सिंबल दिया और उनके नाम भी दिया, मतलब पहचान करवा दिया कि किसको क्या बोलते हैं। चलो, तो एक टर्म यहां पर बनाई हुई है, E का पावर 1 है, L का पावर 2 है, यहां पर M का पावर 5 है, G का पावर 2 है। आप इस पूरे टर्म के डायमेंशंस सॉल्व करके क्या आएंगे? तो ये जो आपको टर्म दिख रही है, इसके डायमेंशंस इनमें से किसके बराबर आते हैं? तो अपने को एक एक के डायमेंशंस निकालना पड़ेगा ना। तो E एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं? एनर्जी वर्क के डायमेंशंस क्या होते हैं? M1 L2 T-2। याद हो गया तो बहुत अच्छा है, वरना आप पीछे जाकर देख लो, यही है। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का यहां पर क्या है? स्क्वायर है, तो लेते हैं अपन बाद में स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे। एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस होते हैं M1 L2 T-1, है ना। ये एनर्जी का जब -1 कम कर देते हैं ना अपन, तो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस मिल जाते हैं। मैंने फॉर्मूला आपको बताया, R इंटू पी होता है, P लीनियर मोमेंटम है, उसकी हेल्प से आपने निकाल लेना। तो M1 L2 T-1, मैंने पहले डायमेंशंस निकालना सिखा दिया आपको, पहले वही सीखना है। वो नहीं आता है तो इस क्वेश्चन की तरफ आपको नहीं आना है। चलो, अब यहां पर L2 है तो उसको थोड़ा पावर मल्टीप्लाई होती है। M का पावर 1 है और पावर 2 भी है, इसका पावर 2 है, पावर 2 भी है, T-1 है, पावर 2 भी है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो M का पावर हो जाएगा 2, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा T-2। तो ये मिल गए हमको L स्क्वायर के डायमेंशन। नेक्स्ट M5 के डायमेंशंस क्या होंगे यार, है ना। M मास है, इसके डायमेंशंस क्या होंगे? कैपिटल M का पावर 5, उसका कोई टेंशन नहीं है। नीचे क्या है अपना G के डायमेंशंस में निकालता हूं, है ना। और हमको इसके G स्क्वायर के डायमेंशंस निकालना है। G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। अभी ग्रेविटेशन के चैप्टर में आया था, मैं इसको आपको साइड में निकाल कर बताता हूं कैसे। तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कैपिटल G M1 M2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लास 10th का टॉपिक है। यहां से अपन G का फॉर्मूला बना लेते हैं, जिसके भी डायमेंशंस होना आपको निकालना है उसके आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो G है तो ये FR स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और M1 M2 जो भी सामने आया उसके अपॉन में चला जाएगा। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स से हमने फॉर्मूला बना लिए, है ना। अब G के डायमेंशंस निकालना है तो F के डायमेंशंस निकालो, है ना। अब मैं G के डायमेंशंस निकाल रहा हूं, बाद में पावर 2 लगा के अपन G स्क्वायर के डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो F के डायमेंशंस क्या होते हैं? M1 L1 T-2। देख लो आप, अभी जो तरीका बताया मैंने उसमें फोर्स के डायमेंशंस है M1 L1 T-2, और R क्या है? एक लेंथ है, तो लेंथ के डायमेंशंस क्या होते हैं? लेंथ के डायमेंशंस होते हैं L1, लेकिन पावर में 2 है तो अपन लिख देंगे क्या? L2। चलो, ये अपने पास मास, ये भी क्या है? मास, इसका डायमेंशंस होगा M1, इसका भी डायमेंशंस M1 इंटू M1, M का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, ये भी प्लस ये भी प्लस। जब एक जैसे पावर होंगे तो आपने जितना कैंसिल होता है कर लेना। तो यहाँ से M1 कैंसिल, नीचे एक M1 बचा, ऊपर गया, क्या बना? M-1। क्लियर। L1 L2 दोनों भी ऊपर है, पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पर T-2 एज इट इज रहेगा। ये बन गया किसका डायमेंशंस? G का। लेकिन हमको G नहीं होना, G स्क्वायर होना, ठीक है ना। तो यहां से G स्क्वायर के डायमेंशंस निकालेंगे अपन, तो क्या बन जाएगा? है ना, G स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने एक एक टर्म को पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना,
है ना, यहाँ पर पावर 2 लगाएंगे और फिर हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, l के पावर जो 3 है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये क्या बन जाएगा अपना -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, है ना। तो इसको उठा के आप यहां पर लिख लो, जी स्क्वायर के डायमेंशंस बन गए क्या, m-2 l 6 और t का पावर -4, ऐसे डायमेंशंस अपन ने। ये जी के डायमेंशंस नहीं है, जी के डायमेंशंस भी पूछे हुए हैं बेटा एग्जामिनेशन के अंदर, ये जी स्क्वायर के डायमेंशंस है जो हमने पावर 2 से मल्टीप्लाई करे, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमको 1 2 3 4 1 2 3 4 सबके डायमेंशंस मिल गए, पुट कर देते हैं इसके अंदर और पूरा सॉल्व करके अब देखते हैं जो बचता है ना, वो किसके बराबर आता है। चलो, तो E क्या है हमारा, L2 M5 G2। तो अब निकाल रहे हैं अपन E L2 M5 और G पावर 2 का डायमेंशंस। तो E का डायमेंशंस अभी निकाले अपन ने, M1 L2 T माइनस 2, L स्क्वायर का डायमेंशन पावर वगैरह मल्टीप्लाई करके 2 4 -2 है ना, 2 4 -2 ये निकाले अपन ने, 2 4 -2। नीचे m पावर 5 का डायमेंशंस m5 ही है, और ये क्या है हमारा G2 था ना, ये G2। तो G2 के डायमेंशंस हमने क्या निकाले, -2 6 -4, -2 6 -4। चलो एक बार अब अच्छे से चेक कर लो जो मैंने डायमेंशंस दिया वो सही है कि नहीं यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी का तो है, ये L4 है, -2 है, सब सही है। अब सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करना, पहले ऊपर के सारे डायमेंशंस आप सॉल्व कर लो और नीचे लिख लो M L T, नीचे भी आ जाएगा क्या M L T। तो ऊपर देख लो क्या क्या है, M1 M2 M3 हो जाएगा, L2 L4 L6 हो जाएगा, -2 -4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर M5 M-2 बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 -2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। L6 एज इट इज है क्योंकि और यहाँ पे ज्यादा L है नहीं, -4 अकेला है तो -4 रहेगा। ये तो पूरे डायमेंशंस कैंसिल हो जा रहे हैं, है ना। ये जब पूरी टर्म ऊपर जाएंगी ये तो 3 -3 M पावर 0 है ना, L6 ऊपर जाएगा 6 -6 L माइनस, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। -4 है ना, माइनस में -4 ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी मिली है जिसके डायमेंशंस नहीं है, M0 L0 T0 का मतलब नो डायमेंशंस। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटी है ना हमारे पास जिसके डायमेंशंस नहीं होते। M का डायमेंशंस होता है, लेंथ का होता है, टाइम का होता है, एंगल का नहीं होता है। मतलब हमको जो क्वांटिटी मिली ये किसके बराबर है, एंगल के बराबर है, ठीक है। बस ऐसे हमको क्वेश्चन बदल कर क्या पूछा जाएगा इस बात पे थोड़ा मेरा ध्यान देना। आपको यहां पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के नाम दे सकता, उनकी कोई भी पावर लेकर एक टर्म बनाई जाएंगी, आपको सबके डायमेंशंस निकालकर किसके बराबर आते हैं ये डायमेंशंस निकालना है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQs है सारे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ पावर P सरफेस टेंशन, ये आपके लिए एक न्यू क्वांटिटी है। अगर आप 11th वाले हैं तो आपके लिए सरफेस टेंशन आपको पता नहीं है, लेकिन मेरा काम है उसका फॉर्मूला बता देना। इस चैप्टर में ऐसी ऐसी क्वांटिटीज आती है जिनके बारे में आपने नहीं सुने, लेकिन फॉर्मूला पता करके हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं जो भी टॉपिक बताया जा रहा है ना। तो सबसे पहले पावर बोला P है, सरफेस टेंशन S है, और एक प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसके बारे में मैंने आज बता दिया था आपको डायमेंशंस कैसे निकालना। इनको आप ऐसे अरेंज करो, है ना, कि उनके जो डायमेंशंस है उसके अंदर जो टाइम आएगा, टाइम का डायमेंशंस आएगा, है ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। पहले टाइम का डायमेंशंस कम, है ना, फिर टाइम का डायमेंशन ज्यादा, फिर टाइम का डायमेंशंस उससे ज्यादा। तो आपको देखना है किस में टाइम का डायमेंशन सबसे कम है ना, किस में टाइम का डायमेंशन ज्यादा है, और फिर किस में टाइम का डायमेंशन सबसे ज्यादा है। तो पावर के अंदर भी टाइम को नोटिस करना है, सरफेस टेंशन में टाइम को नोटिस करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट में टाइम को नोटिस करना है, और फिर उनके सारे डायमेंशंस को ऐसा अरेंज करना है कि टाइम के डायमेंशन असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, बढ़ती हुई तरतीब में आ जाए। छोटा डायमेंशंस, फिर बड़ा डायमेंशंस, फिर बड़ा डायमेंशंस, और फिर देखना है इसमें से कौन सी वो तरतीब, कौन सी सीक्वेंस है जो सही है। चलो, तो उसके लिए पहले निकाल लेते हैं। तो पावर के डायमेंशंस होते हैं M1 L2 T-3। ये आपने चेक कर लेना बेटा, आज मैंने बताया पावर वर्क अपॉन टाइम होता है,
अभी हमने देखे। सरफेस टेंशन को कैपिटल टी से या फिर एस से बताते हैं, पढ़ेंगे अपन। ये होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन में लेंथ। तो अपन फोर्स के डायमेंशंस रख देते पहले। फोर्स के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-2, इसलिए मैंने बोला वर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन ये बहुत यूज होते हैं। और l क्या है? एक लेंथ है, तो इसका पावर 1 होता है। तो यहां से L1 कट, डायमेंशन हमको क्या मिला है? m1 t-2। ठीक है, चलो अब तीसरी क्वांटिटी क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस मैंने बताया बेटा, है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस होते हैं m1 l1 t-1। वो एनर्जी अपॉन में फ्रीक्वेंसी होती है t-1। आज ही हमने देखे। अब देखो गौर से, इसमें से कौन सा है जिसके डायमेंशन सबसे कम है? हमको असेंडिंग ऑर्डर में होना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ, पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा, है ना। अब जिसकी पावर माइनस में ज्यादा होती है वो रियल में छोटा होता है। जिसकी पावर माइनस में ज्यादा होती है वो रियल में छोटा होता है। तो -3 से बड़ा कौन है? -2 से बड़ा कौन है? -1। ऐसे पूछ रहा है ना, टाइम के डायमेंशन पूछ रहा है। आपको किसी के भी डायमेंशन पूछ सकता है, लेकिन यहां पर पूछ रहा है टाइम के। तो -3 छोटा है, उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा -1 है। मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या होगी? P। यहाँ पे चलो, यहाँ पे सरफेस टेंशन को उसने S लिया, तो मैं भी S ले लेता हूं। वैसे T भी लेते हैं, मैक्सिमम T ही लेते हैं उसने। तो PSH। तो इसमें से कौन सा ऑर्डर है जो टाइम के डायमेंशंस को असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा है? कम, ज्यादा, उससे ज्यादा, PSH पहला हमारा आंसर सही। ऐसा यार कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेकर हमको उसके अंदर किसी की भी डायमेंशन की असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने की अपने को पूछ सकता है कि कैसे उसको रखना, कौन सी सीक्वेंस सही है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला टॉपिक शुरू करने से पहले का लास्ट बट वन क्वेश्चन है। इसके बाद और एक क्वेश्चन है, उसके बाद नया टॉपिक अपन देखेंगे। डायमेंशंस का ही नया टॉपिक। डायमेंशंस को पूरी तरह कंप्लीट करना है। एक वेव दी हुई है, एक वेव की इक्वेशन है। हमको अभी वेव की इक्वेशन से कोई लेन देन नहीं है ना। देखेंगे अपन वेव की इक्वेशन क्या होती है। हमको कुछ दिया हुआ है, एक साइन है, उसके अंदर AT - BXT है। ठीक है, जहां पर ABC कांस्टेंट है, जो T है वो टाइम है, X डिस्टेंस है। जब आगे चल के वेव्स वगैरह के बारे में अपन पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा ये T टाइम ही होता है, X डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, चलो तो हमको पूछ रहा है डायमेंशंस ऑफ A B C क्या होंगे। अब देखो हमारे जो मैंने रूल पढ़ा है ना आपको, किसके डायमेंशंस होते हैं किसके डायमेंशंस नहीं होते हैं, इसकी हेल्प से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन कॉस टेन के अंदर जो भी होता है वो एंगल होता है। जैसे हमने पढ़ा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा क्या है? एंगल। सिंबल कुछ भी हो, जब साइन और कॉस के अंदर आते हैं तो वो एंगल होते हैं, एंगल के डायमेंशंस नहीं होते हैं। यहां पर 3 एंगल दिए हुए हैं। AT एक एंगल है, BX एक एंगल है, C एक एंगल है। अरे भाई पूरा एंगल है, तो जब इसको तोड़ा जा रहा है, प्लस माइनस किया जा रहा है, तो जो मिलेंगे वो भी तो एंगल होंगे। ए नहीं बोल रहा हूं मैं, टी नहीं। AT एक एंगल है, ए और टी मिलकर एंगल बना रहे हैं, BX मिलकर एक एंगल बना रहे हैं, और C क्या है? एंगल है। ठीक है, और एंगल के डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो मैं लिखता हूं डायमेंशंस ऑफ AT, है ना, एंगल है तो इसके डायमेंशंस नहीं होंगे। M0 L0 T0 फेमस फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम है। तो कभी अगर नहीं है तो हम ऐसे डायमेंशंस बता सकते हैं, M0 L0 T0। ठीक है, अब M0 L0 T0 का मतलब क्या होता है? 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। चलो अब यहां से मैं इसको अलग करता हूं। डायमेंशंस ऑफ A, हमको ये नहीं पता है A क्या है, लेकिन T पता है। ठीक है, और डायमेंशंस ऑफ T, और इसको क्या लिख देता हूं मैं? 1। जब भी ऐसी चीज आई 0 0 0 तो आपने उसको 1 लिख देना। एनीथिंग पावर 0 1 होता है, 1 × 1 × 1। चलो यहां से टाइम के डायमेंशंस को आपने लेके चले जाना नीचे, तो डायमेंशंस ऑफ A मिल जाएंगे। तो 1 अपॉन डायमेंशंस ऑफ T। डायमेंशंस ऑफ T क्या होंगे? कैपिटल T। T का पावर 1 है ना, तो यहाँ पे T1। जब T1 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? T-1। ये बन गया A का डायमेंशंस। तो सबसे पहले हमको A का पूछ रहा है, फिर B का, और फिर C का। तो हमारा ये पहला आंसर हो गया। बाद में देखते हैं ना सीक्वेंस। दूसरा BX भी क्या है? एक एंगल है। तो BX के डायमेंशंस निकालना है, तो डायमेंशंस ऑफ B और फिर डायमेंशंस ऑफ X बराबर क्या हो जाएगा? नो डायमेंशंस, नो डायमेंशन मतलब 1, M0 L0 T0। यहां से आपको B के डायमेंशंस निकालना है, तो डायमेंशंस ऑफ B हो जाएगा क्या? 1 अपॉन डायमेंशंस ऑफ X। डायमेंशंस ऑफ X क्या है? एक डिस्टेंस है, पता चल जाएगा वेव जब पढ़ते हैं ना, जब क्लियर हो जाएगा ये डिस्टेंस ही है। अभी तो दिया नहीं है, किसी क्वेश्चन में बोलता है भी AT टाइम है, X डिस्टेंस है,
ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब L1 है ना, x का पावर 1 है, और जब इसको हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा L-1। तो b के डायमेंशन हमको क्या मिल गए हैं L-1। चलो c के निकालते हैं। पहले किसके निकाले हमने, a के, फिर b, c के आजू बाजू में कुछ नहीं है, c ऑलरेडी एक एंगल है ना, कैसा 80 एंगल, उसमें जो माइनस प्लस हो रहा वो भी एंगल, उसमें जो माइनस प्लस हो रहा वो भी एंगल, तो c डायरेक्ट ही पता चल रहा कि c क्या है, एक एंगल है ना। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे, m0, L0, T0। चलो ये हो गया, ये हमारा पार्ट 3। अब चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C। हमारे ऑप्शन में जो पहला होगा वो A का डायमेंशन होगा, दूसरा B का डायमेंशन और तीसरा C का डायमेंशन। तो A का डायमेंशन T-1, L-1, T-1, L-1, ये है T-1, L-1, और C के डायमेंशन M0, L0, T0। आ गया आंसर, ठीक है। तो क्या रूल कौन सा लगा, साइन के अंदर जो भी होता है वो एंगल होता है, एंगल के डायमेंशंस नहीं होते हैं। अगर वो एंगल प्लस माइनस में दिख रहे हैं तो हर एक एंगल का डायमेंशंस नहीं होगा। यहां पर एंगल क्या है, AT है, BX है, C है, तो AT के डायमेंशंस नहीं होंगे, लेकिन A को अलग कर दिए, T को अलग कर दिए, तो उन दोनों के अपने डायमेंशंस हो सकते हैं। तो उसमें से एक का पता करके दूसरे का हम पता कर सकते हैं। चलो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। हमारा अगला टॉपिक शुरू करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। Z एक क्वांटिटी है जो किसकी हेल्प से बनी है, A sin थीटा प्लस B cos थीटा। तो उसमें से Z के बारे में आपको बताना है, क्या Z और A के डायमेंशन सेम है, क्या Z और B के डायमेंशन सेम है, क्या Z डायमेंशन है ही नहीं, या है इसमें दिया हुआ नहीं है। ऐसे कुछ 4 ऑप्शन है। तो देखो सिंपल है बेटा, साइन थीटा के डायमेंशन नहीं होते हैं, कॉस थीटा के भी डायमेंशन नहीं होते हैं, बचा क्या A प्लस B, है ना। यहाँ पर A के डायमेंशन, यहाँ पर B के डायमेंशन, बीच में प्लस, यहाँ पर भी A के डायमेंशन प्लस B के डायमेंशन, मतलब ऊपर के डायमेंशंस और नीचे के डायमेंशंस सेम है। जब सेम होते हैं तो फिर इसके डायमेंशंस नहीं होंगे। हमारा आंसर है Z इज, है ना, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। हो गया, बस वो रूल अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा अभी तक जितना भी अपन ने टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड सारे रूल्स और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब थोड़ा डायमेंशंस का अपन एक लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो कि अपने आप में 3 छोटे छोटे टॉपिक को रखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो तो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। जिस दिन आपको डायमेंशंस निकाल कर आ जाएंगे, जैसे कि अब आ गए, क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए, तो डायमेंशंस को निकाल के हम, डायमेंशंस को याद करके हम, ये डायमेंशंस अगर आपको निकाल कर आ गए तो इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये एप्लीकेशन, तो इसकी 3 एप्लीकेशन है, हर एक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बनेगा। मैं क्वेश्चन सॉल्व करा के दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करा के दे रहा हूं, और आपको बाकी प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। चलो पहला, टू वेरीफाई करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल इक्वेशन या फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, आप डायमेंशंस की हेल्प से उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ वो करेक्ट ही होगा, है ना, बस आपको वेरीफाई करना है। तो कुछ तो रूल्स होंगे। तो कोई भी इक्वेशन अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी एक लॉ है, एक कानून है, एक रूल है जो आपको सिखाया जाएगा अभी। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन अगर उसको फॉलो करती है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है। अब उसमें डायमेंशंस का यूज कैसे होता है देखो जरा। तो हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस की हेल्प से किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को, वो सही है इसको प्रूव कर सकते हैं। बस उसने क्या करना चाहिए, उसने प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी को फॉलो या सेटिस्फाई करना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी क्या बोलता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी आपको बोलेगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है, a प्लस b बराबर c प्लस d, ऐसी कोई इक्वेशन है ना। तो ये इक्वल टू के साइड में कितनी टर्म्स है, c और d, 2 टर्म्स है। जो प्लस माइनस में आते हैं हम उसको ही टर्म्स बोलेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन में आते हैं उसको टर्म्स नहीं बोलेंगे। जैसे डी ई, ये 2 टर्म नहीं, इसको एक ही टर्म मानेंगे अपन, ठीक है। आगे चल के तो कितनी टर्म्स दिख रही है, 4। इक्वल टू की राइट साइड में जितने टर्म्स है उसके डायमेंशंस इक्वल टू की लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म्स है उसके डायमेंशंस के अगर बराबर आ गए, मतलब जितने भी टर्म्स है सबके डायमेंशंस अगर बराबर आ गए तो उसने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो किया और वो इक्वेशन करेक्ट है। बस हमको ऐसे प्रूफ करके देना है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब डायमेंशंस ऑफ ए बराबर डायमेंशंस ऑफ बी बराबर डायमेंशंस ऑफ सी बराबर डायमेंशंस ऑफ डी। टर्म्स देखना पहले, ठीक है। टर्म्स उसको बोलेंगे जिसके बीच में प्लस हो, सी और डी के बीच में प्लस माइनस हो तो सी और डी,
2 टर्म्स हो गए, इधर 2 टर्म्स हो गए, ऐसे टोटल 4 टर्म्स हो गए। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ही अपने आप में क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। मान लेते हैं मोशन इन 1D की मैं एक फेमस इक्वेशन ले रहा हूं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो मोशन इन 1D की एक फेमस इक्वेशन है जो कि करेक्ट है, हमको वेरीफाई करना है, जिसमें S क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमको सब टर्म्स के डायमेंशंस निकालना है और चेक करना है सेम आते हैं क्या, आते ही हैं, मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी फॉलो कर रही है किसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, हो रहा ना, डायमेंशंस यूज हो रहा है इसमें। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ में आता है, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, L1 होता है, S का पावर 1 है, L का पावर 1, खत्म। चलो यूटी के डायमेंशंस निकालेंगे, तो याद रखना, अब मैं हर चीज को लिखकर नहीं बताता हूं। U इनिशियल वेलोसिटी है ना, इसमें जब अपन पढ़ेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आते हैं। वेलोसिटी है कितनी, हमको वो लेन देन नहीं है, डायमेंशंस के लिए वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, है ना, वेलोसिटी के डायमेंशंस होंगे L1 T-1, बताया मैंने आज ही। और बाजू में क्या है, टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं, T1। दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों के डायमेंशंस मैंने मल्टीप्लीकेशन में रखा। अब देखो यहां से T-1 T+1, बेस सेम पावर ऐड करो, -1 + 1 0 हो जाएगा, मतलब T पावर 0 लिखा नहीं जाता है, क्या बचा यहां पर, L1। ठीक है, S के भी डायमेंशंस L1, UT के भी डायमेंशंस क्या आ गए, L1 आ गए। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं, अब क्या बचा, डायमेंशंस ऑफ हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो हाफ एक नंबर है, आज ही बताया, नंबर के डायमेंशंस नहीं होते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन के डायमेंशंस होते हैं क्या, L1 T-2, है ना। टाइम है, टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं, T1, लेकिन पावर में 2 है तो यहां पर क्या लगा दूं, पावर 2, मतलब ये T2 हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, चलो तो यहां पर देखो T-2 T+2, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहां पर, L1। तो आप ध्यान से देखो बेटा, डायमेंशंस किसके, S के L1 है, UT के L1 है, और हाफ AT स्क्वायर की भी क्या है, L1 है। तो डायमेंशंस ऑफ S बराबर है क्या, डायमेंशंस ऑफ UT बराबर है क्या, डायमेंशंस ऑफ हाफ AT स्क्वायर। मतलब ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, ये हमने जो पूरी कहानी सीखे इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखो अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अपन, उसकी हेल्प से अपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हमको बोला एक वेलोसिटी है पार्टिकल की जो डिपेंड कर रही है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, किसका फॉर्मूला दिया हुआ है, V का। इसके अंदर कितनी टर्म्स दिख रही है, अल्फा T एक टर्म है, उसमें अल्फा क्या है पता नहीं, लेकिन T टाइम है। दूसरा, इसमें एक जो दूसरी टर्म है वो है B के अपॉन में T प्लस गामा, ये पूरी एक टर्म है, एक टर्म। दूसरी टर्म क्या है, अल्फा। तीसरी टर्म क्या है, V। ठीक है, और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। ऑलरेडी हमको इक्वेशन दिया है, जो दिया है वो प्रिंसिपल ऑफ, ये नहीं पूछ रहा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, है ना। जब दे दिया तो इक्वेशन को फॉलो कर रहा होगा, है ना। इसकी हेल्प से हमको डायमेंशंस निकालना है, किसके, अल्फा बीटा और गामा के। इसके अंदर जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, इनके डायमेंशंस निकालना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं। तो यहां पर डायमेंशंस ऑफ V बराबर होंगे किसके, डायमेंशंस अल्फा T के। आप लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि सर हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉलो कर रही है कि नहीं, ये निकालना है कि ऑलरेडी फॉलो कर रही है। आपको ये नहीं पूछ रहा है इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, जब दिया तो इक्वेशन करेक्ट है, इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही होंगी, आपको वो प्रिंसिपल यूज करके अल्फा बीटा गामा के डायमेंशंस निकालना है ना। तो क्या है, एक टर्म है V और एक टर्म अल्फा, तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा T बराबर होगा क्या, डायमेंशंस ऑफ V। V का नाम बोला ना हमको, V क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी है। अब अल्फा निकालना है, T टाइम है, तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा, डायमेंशंस ऑफ T बराबर डायमेंशंस ऑफ V हो जाएगा। ठीक है, तो डायमेंशंस ऑफ अल्फा निकालना है अपने को, तो डायमेंशंस ऑफ V के अपॉन में क्या आ जाएगा, डायमेंशंस ऑफ T। ठीक है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम बन गया, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सेलरेशन होता है ना। तो एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, जो है वही L1 T-2, ये एक्सेलरेशन के डायमेंशंस है। वरना आप वेलोसिटी के डायमेंशन, टाइम के डायमेंशंस रखो, यही मिलेगा। तो हमको मिल गया क्या, अल्फा के डायमेंशंस मिल गए हैं। अब किसके निकालना है, बीटा। बीटा किस में है, एक टर्म,
देखो बीटा के डायमेंशंस निकालने से पहले इक्वेशन को गौर से देखो, अब गामा के डायमेंशंस निकाल लेंगे। गामा किस में ऐड है? टी में। टी क्या है? टाइम है। टी क्या है? टाइम है। अब जब इस टाइम में कोई चीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो भी तो टाइम होगा, सिंबल अलग है लेकिन टाइम होगा। हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को, सेम फिजिकल क्वांटिटी को, सिंबल भले ही उनका अलग अलग हो। तो ये टी है तो ये भी क्या होगा? टी। तो गामा टी ही है, टाइम ही है, कम ज्यादा हो सकता है लेकिन टाइम ही है। तो यहां पर जो गामा है, तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर गामा के डायमेंशंस निकाल लेता हूं। तो डायमेंशंस ऑफ गामा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी। डायमेंशंस ऑफ टी क्या होते हैं? तो टी पावर 1 होता है। हम खत्म, मिल गया। तो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट काम में आया। चलो अब निकालते हैं अपन किसके डायमेंशंस? अल्फा के डायमेंशंस हो गए, गामा के डायमेंशंस हो गए, बीटा के निकाल लेते हैं। तो बीटा अपॉन में टी प्लस गामा, ये पूरी एक टर्म है। इस टर्म के डायमेंशंस इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। अल्फा के डायमेंशंस निकालने के लिए हमने ये टर्म के डायमेंशंस ये टर्म के बराबर बताए थे। अब बीटा ये पूरी एक टर्म है बेटा, ध्यान में रखना। तो डायमेंशंस ऑफ बीटा अपॉन में टी प्लस गामा बराबर होता है डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। इसमें से नीचे वाली जो टर्म है पूरी टाइम है। टाइम के डायमेंशंस में टाइम के डायमेंशंस ऐड करेंगे तो टाइम ही मिलेगा, मतलब नीचे का टाइम का डायमेंशंस है। तो बीटा के डायमेंशंस बराबर हो जाएंगे क्या? वेलोसिटी के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम के डायमेंशंस। ये दोनों मिलाकर टाइम के डायमेंशंस को बना रहे हैं। चलो अब सॉल्व करते हैं। स्पीड के वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं? L1 t माइनस 1, और टाइम के डायमेंशन, टाइम का पावर 1 है तो टाइम के डायमेंशन हो जाएगा t1, है ना। ये दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? L1, है ना। t माइनस 1 t प्लस 1, बेस सेम पावर ऐड करो, पावर 0 हो रही, कुछ भी नहीं। तो ये मिल गया हमको किसके डायमेंशंस? बीटा के। अब आपको ध्यान से देखना है, पहले पूछ रहा था हमको अल्फा के डायमेंशंस, फिर बीटा के डायमेंशंस और फिर गामा के डायमेंशंस। तो अल्फा के डायमेंशंस क्या है? 1 माइनस 2। इसका क्या है? L1 T1, पहला ही दिख रहा है ना। पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है बेटा, कुछ नहीं है तो पावर कितना होता है? 1 होता है। वरना ये नहीं समझना कुछ नहीं है तो 0 है, ऐसा नहीं समझना है आपको, ठीक है। तो पहला ऑप्शन अपना करेक्ट है, L1 T माइनस 2, है ना। ये अल्फा के डायमेंशंस, बीटा के डायमेंशंस L1 और गामा के डायमेंशंस T1। चलो ये हो गया अपना। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और कुछ रूल्स भी अपन ने अप्लाई कर दिए कि जो चीज ऐड होती है उनके डायमेंशन सेम होते हैं। ये टी है तो ये भी टी ही होगा। चलो अब हो गया हमारा सेकेंड एप्लीकेशन। नहीं, सेकेंड एप्लीकेशन से पहले क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हमको एक पोजीशन मतलब ही हमेशा डिस्टेंस होगा। जब भी पोजीशन बोला जाता है तो ये क्या होगा? डिस्टेंस। किसी भी चीज की पोजीशन बताने के लिए हम डिस्टेंस की हेल्प लेते हैं, इतने डिस्टेंस पर उतने डिस्टेंस पर। जब भी पोजीशन की इक्वेशन या पोजीशन का फॉर्मूला बोलेंगे आपने समझ जाना ये डिस्टेंस है। इसमें कुछ दिया हुआ है, v0 है, अल्फा है, 1 माइनस ये e है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e का पावर माइनस अल्फा t। कुछ तो भी अजीब गरीब इक्वेशन दी हुई, हमको उससे कुछ लेन देन नहीं, बदल भी सकता है, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक v0 है ना, जो कॉन्स्टेंट है, और एक बोला है अल्फा। तो इसके अंदर जो आपको बोल रहा है v0 और जो अल्फा है इसका डायमेंशंस निकालना है। पता नहीं v0 क्या है, अल्फा क्या है, निकालना है बस डायमेंशन। चलो रूल लगाते। पहले जो इक्वेशन जो नंबर वगैरह आता है, ब्रैकेट है और ब्रैकेट में 2 टर्म है, बीच में प्लस है और बाहर कोई चीज है, तो सबसे पहले आप उसको अंदर लेके चले जाना। इक्वेशन को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता। ये एक्स ऑफ टी है तो ये नहीं समझना एक्स और टी अलग अलग है, वो एक्स इज डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो वो डिस्टेंस ही है। तो इसको टर्म को मैं ऊपर अंदर लेके चले जाता हूं, तो v0 डिवाइडेड बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 लिखते नहीं है, और ये टर्म उठ के इसके पास भी चले जाएंगी। v0 डिवाइडेड बाय अल्फा e का पावर माइनस अल्फा t। चलो ये इक्वेशन बना ली अपन ने सिंपल। ये बन गई इक्वेशन। कितनी टर्म्स है? टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है कि इक्वेशन में जितने भी टर्म है सबके डायमेंशन सेम होते हैं। तो ऑलरेडी इक्वेशन दिया सेम है, हमको तो डायमेंशन निकालना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखो v0 के भी निकालना है, अल्फा के भी निकालना है। तो इसको अगर हम इसके इक्वल बताते हैं तो अभी कुछ नहीं मिलेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी होता है उसके अंदर जो भी टर्म्स होंगे उसका डायमेंशंस नहीं होते हैं।
तो ई के ऊपर जो भी है एक नंबर होगा, पावर में हमेशा नंबर होते हैं, नंबर के डायमेंशंस नहीं होते हैं। तो यहां पर आपको जो दिख रहा है अल्फा टी, माइनस हो या प्लस हो कोई लेन देन नहीं है, अल्फा टी डायमेंशनल लेस है, m0 l0 t0, मतलब इसके डायमेंशंस क्या है 1 है। यहां से अपन अल्फा के डायमेंशंस को अलग करेंगे, टाइम के डायमेंशंस को अलग करेंगे और यहां पर नीचे लिख देंगे। तो टाइम का डायमेंशंस क्या होता है t1, t1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा t-1। अल्फा के डायमेंशंस ये है बेटा, अल्फा के डायमेंशंस क्या है ना t-1। बस जब अल्फा के डायमेंशंस मिल गए अब लगा देते प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये टर्म और ये टर्म के डायमेंशन सेम होंगे, डायमेंशंस ऑफ x बराबर डायमेंशंस ऑफ v नॉट डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ अल्फा। अब v नॉट के डायमेंशंस निकालना है तो अल्फा को इधर लेके जाते हैं, तो v नॉट बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, डायमेंशंस ऑफ x है ना डायमेंशंस ऑफ अल्फा। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ x क्या है, x पोजीशन है मतलब डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा L1 और अल्फा के डायमेंशंस हमने क्या निकाले t-1, तो ये हो जाएगा t-1। ये आ गया हमारा v नॉट का डायमेंशन, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्व। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। तो सबसे पहले हमको v नॉट के पूछ रहा है, तो v नॉट के डायमेंशंस देखना है L1 t-1, L1 t-, m तो 0 है ना, m का 0 लिखो या मत लिखो, ठीक है, L1 t0 सॉरी L1 t-1 और अल्फा के डायमेंशन t-1, तो ये हो गया हमारा अल्फा के डायमेंशंस और ये हो गया हमारे v नॉट के डायमेंशन। पहले v नॉट बोला तो ये v नॉट है और बाद में अल्फा बोला तो ये अल्फा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करके आ जाते हैं तो कोई भी टाइप के डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं या डायमेंशंस की हेल्प से अपन ये ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हमारा एप्लीकेशन नंबर 2, 3 एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन हो गया क्वेश्चन के साथ हो गया। अब देखते हैं अपना एप्लीकेशन नंबर 2। डायमेंशंस आर यूज्ड टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इस 100 को बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया पार्ट 1 के अंदर, और वहां पे ये भी बोला था कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, उसको हम प्रूव करेंगे डायमेंशंस की हेल्प से। तो आज निकालते हैं। तो ये जो 100 है 10⁵ होता है ना, ये सब कन्वर्जन फैक्टर है कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका नंबर बदल जाता है। तो उस नया नंबर को कैसे निकालना, ये हम निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। तो कैसे, एग्जाम्पल से समझ लेते फटाफट। एग्जाम्पल ही हमारा एक क्वेश्चन है, बाद में क्वेश्चन मैंने और यहां पर रखा हूं PYQ वाला। तो सबसे पहले अपन लेते हैं, जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर बताया आपको 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। तो फॉर एग्जांपल हमको पता नहीं है कि 1 न्यूटन बराबर कितना, मतलब n डाइन होता है। तो न्यूटन SI यूनिट है फोर्स की और डाइन CGS यूनिट है फोर्स की। बस कितना होता है ये निकालना है, यही है हमारा क्या, कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर n निकालना है, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन में। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, अरे भाई ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स ही है, बस यूनिट अलग अलग है इसलिए नंबर बदल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फोर्स हमने सिलेक्ट कर लिया, लिख देता हूं हमने कौन सी क्वांटिटी लिया, फोर्स। तो फोर्स के डायमेंशंस लिख देना, 1 है तो 1 लिखना, और फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं, m1 L1 t-2। आज ही हमने निकाले बेटा, डायमेंशंस की हेल्प से अपन ये n निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला सिस्टम है तो मैं यहां पे लगा देता हूं 1। ये हमारा दूसरा सिस्टम है, यहां पर n एज इट इज है तो फोर्स ही, m1 L1 t-2, ये हमारा दूसरा सिस्टम है। पहला सिस्टम मैंने SI को मान लिया और दूसरा सिस्टम मैंने CGS को मान लिया। ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, डायमेंशन सेम होंगे, बस पहचान करने के लिए हमने 1 2 लगाया, ऐसा अपने हर क्वांटिटी में कर लेना। चलो अब 1 लिखने की जरूरत है नहीं, जो भी होगा नंबर आपने लिख लेना। ये पूरी टर्म इसके अपॉन में जाएंगी तो n मिलेगा, तो n बराबर क्या होगा, ये m1, इसका भी पावर m1, तो जब ये m1 इस m1 के अपॉन में जाएगा तो मैं होल पावर 1 लिख देता हूं। बस ये पहले सिस्टम का m1 है तो सफिक्स में लगाता हूं m1, ये दूसरे सिस्टम का m है तो सफिक्स में लगाता हूं m2। इतना आप कर लेंगे, दोनों का पावर 1 है तो सेम। ऐसे ही इस L के अपॉन में ये L जाएगा
दोनों का पावर 1 है तो क्या लिख देते हैं, पावर 1। लेकिन ये पहले सिस्टम का L है तो यहां पर लगा देते 1, ये दूसरे सिस्टम, ये डायमेंशंस नहीं है बेटा, ये पहचान के लिए अपन ने लगाया, डायमेंशंस तो ये है। ऐसे ही यहां पर T है और नीचे भी क्या आएगा T, इसका पावर -2, इसका, ये इसके अपॉन में जा रहा है ना, ये n निकालना है तो ये पूरी टर्म इसके अपॉन में जा रही है, तो होल पावर क्या हो जाएगा, -2। लेकिन ये पहले सिस्टम का टाइम है, ये दूसरे सिस्टम का है। पहला सिस्टम हमारा SI है, दूसरा सिस्टम हमारा CGS है। चलो ये चीज हो गई। निकालना क्या है, इस n की वैल्यू निकालना है हमको। अब सबसे पहले जैसे हमारा हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पे डायमेंशंस आ जाएंगे, तो अब आपने यूनिट पुट कर देना। पहला सिस्टम हमारा SI, तो SI यूनिट में मास की यूनिट होती है क्या, kg। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर, लेकिन -2 जरूर लिखेंगे। और CGS यूनिट क्या होती है, पहला सिस्टम हमारा SI, दूसरा सिस्टम हमारा CGS। तो SI में मास की यूनिट होती है किलोग्राम, लेकिन CGS में क्या होती है, ग्राम होती है। तो यहां पर क्या लिख दूं, ग्राम लिख दूं। पावर 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे L1 डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है SI में, मीटर, लेकिन CGS में क्या होती है, सेंटीमीटर। सिर्फ यूनिट लिखना है, L1 है और यहां पर क्या, तो सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट, ग्राम, L2 यहां पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट, टाइम की यूनिट सेकंड होती है CGS में भी और SI में भी, लेकिन पावर कितना है बेटा इसका, तो पावर कितना है, -2। यहां पर पावर क्या था, 1 था, लिखे नहीं है, यहां पर पावर क्या था, 1 था, लिखे नहीं है। तो यहां से ग्राम ग्राम कैंसल, क्या बचेगा, K बचेगा, मतलब किलो। मीटर मीटर कैंसल, यहां पर क्या बचेगा, 1 के बाय में सेंटी। SS कैंसल, 1 का पावर एनीथिंग क्या होता है, 1 होता है। मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर प्रीफिक्स याद कराया, प्रीफिक्स में K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 3, है ना। सेंटी की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर -2, है ना। 10 पावर 3 है, 10 पावर -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, है ना। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, पावर ऐड कर लो तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। मतलब n बराबर हमको कितना मिला, 10 पावर 5। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आपको याद करा दिया था कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, खत्म। ऐसा अपन डायमेंशंस को यूज करके, है ना, कोई भी कन्वर्जन फैक्टर को निकाल सकते हैं। तो मैंने एक चीज वहां पर यह भी बताया था, है ना, आपको होमवर्क है, यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व आपने कर लेना, है ना, कि 1 जूल मतलब एनर्जी, है ना, क्या है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग आता है कि नहीं आता है। बस ये एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये SI के अंदर, ये CGS के अंदर। यहाँ पे फोर्स था तो फोर्स के डायमेंशंस रखा आपने, एनर्जी के डायमेंशंस रखना, यहाँ पर भी एनर्जी के डायमेंशंस रखना। यहाँ पे सफिक्स में 1, यहाँ पे सफिक्स में 2 लगाना पहचान के लिए कि हमारा सिस्टम 1 है और सिस्टम 2 है, और इस तरीके से पूरा सॉल्व करना। एनर्जी के डायमेंशंस याद ही है ना, M1 L2 T -2। तो देखना 10 की पावर 7 आता है कि, तो आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब अपन लेते हैं PYQ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर इसके बाद हमारा लास्ट एप्लीकेशन है, उस पर 1-2 क्वेश्चन है, फिर हमारा लेक्चर खत्म है। चलो, तो कन्वर्जन फैक्टर में हमको बोला है 1 मेगावाट पावर, ये हमको दिया है ना। और एक हमको एक नया सिस्टम बनाना है जिसके अंदर यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ एंड टाइम, मास की यूनिट kg होती है, लेकिन आपको लेना है 10 kg, है ना। टाइम की यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, लेकिन आपको लेना है 1 डेसीमीटर। बता था डेसीमीटर क्या है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, लेकिन आपको लेना है 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड्स। क्लियर। चलो, तो हमको दिया एक पावर, तो ये पावर है 1 मेगावाट। क्या है, वैट जो होता है वो पावर होता है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया मेगा का मतलब होता है 10 पावर 6। तो पावर है, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करते कि 1 मेगावाट बराबर n टाइम्स ऑफ न्यू यूनिट, n टाइम्स ऑफ न्यू यूनिट। ठीक है, हमको सिस्टम थोड़ी पता है, वरना हम लिख लेते थे यहाँ पे CGS में क्या होगी पावर की यूनिट, हमको पता नहीं है अभी। तो बस ये n निकालना, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते, आगे सॉल्व करेंगे इसको। 1 है तो 1 लिखना। मेगा की वैल्यू होती है 10 पावर 6, बताया था मैंने आपको, है ना। वैट है, वैट मतलब क्या है, पावर की यूनिट है, तो पावर के डायमेंशंस डाल देना। मेगा तो प्रीफिक्स है ना, उसकी वैल्यू डाल देना जो भी होगा। जो वैट है यहां पर, वैट का डायमेंशंस मतलब पावर का डायमेंशंस, पावर का डायमेंशंस क्या होता है, M1 L2 T -3, है ना।
वर्क अपॉन में टाइम, एनर्जी अपॉन में टाइम, इस तरीके से डायमेंशंस आपको निकालना पड़ेगा। एन ये हो गया हमारा पहला सिस्टम के अंदर डायमेंशंस। और ये भी तो इधर पावर ही है लेकिन दूसरे सिस्टम के अंदर, तो यहां पर होगा क्या आपका m1 L2 T-3। ये भी पावर है, ये भी पावर है, पहले सिस्टम में दूसरे सिस्टम में। सर ये केजी वगैरह सब कहाँ यूज करना है, जब हम इसकी यूनिट पुट करेंगे ना तब यूज होती है ये। तो अभी मैंने बताया 10 पावर 6 है तो उसको एज इट इज 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10 पावर 6 मैंने लिखा। ये पूरी टर्म इसके अपॉन में जाएंगी, m के अपॉन में m, l के अपॉन में l, t के अपॉन में t, 1 1 2 2 लगाएंगे अपन, ठीक है। तो यहां पर आ रहा आपका m के अपॉन में m, ये पहले सिस्टम का है दूसरे सिस्टम का है, दोनों का पावर 1 है, 1 लगा दिया। चलो नेक्स्ट है l और ये l, पहले सिस्टम का l दूसरे सिस्टम का l, और दोनों का पावर कितना है 2 है तो होल पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पहले सिस्टम का टाइम t1, दूसरे सिस्टम का टाइम t2, और इसका पावर क्या है -3, तो होल पावर क्या हो जाएगा -3। ये बराबर क्या है, यही हमारा n, ठीक है, यही हमारा क्या n = चल रहा है ये। बस इसको सॉल्व करना है बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये जो हमको दिया सब यूज होगा। पहला सिस्टम हमारा SI है, कैसे पता चला, वैट SI यूनिट होती है, जो हमको दिया हुआ है वैट मतलब SI सिस्टम में दिया हुआ है। तो पहला सिस्टम हमारा SI है, SI में क्या होता है kg, ठीक है। अब ये नहीं हमको मालूम है CGS है कि क्या, लेकिन उसने बोला है आप क्या लो, एक नया सिस्टम बनाओ जिसमें मास की यूनिट क्या लो 10 kg लो, तो ले लिया अपन ने 10 kg। CGS बोलता तो ग्राम लेते, पावर 1 है लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आएगा आपका 10 पावर 6 एज इट इज चलेगा, इसको मत भूलना बेटा, ये दिया हुआ है मेगा की वजह से आया, अगर मेगा नहीं होता तो 10 पावर 6 भी नहीं होता। चलिए आगे, L1 लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है SI में मीटर, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, बताता मैं डेसीमीटर बहुत कम यूज होता है, पावर 2 होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइम अपॉन में टाइम, टाइम की SI यूनिट क्या होती है सेकेंड, लेकिन यहां पर उसने बोला है क्या लो 1 मिनट, तो ये 1 मिनट ले लिया, इसका पावर कितना है -3। 1 को छोड़ के जो भी पावर होंगे वो बहुत काम के हैं। चलो यहां से क्या कैंसिल हुआ, 10 पावर 6 एज इट इज, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, 1/10 बचा हुआ है, ठीक है। यहां से मीटर मीटर कैंसिल, यहां पे 1 के अपॉन में डेसी बचा हुआ है ना, डेसी की वैल्यू होती है 10 पावर -1, बहुत कम यूज होता है, इसलिए मैंने पहले लेक्चर में चीज बताया नहीं। सेंटी -2 होता है 10 की पावर में, मिली 10 पावर -3 होता है, ऐसे ही डेसी 10 पावर -1 होता है। तो मीटर मीटर कैंसिल, 1 लिखना नहीं है, डेसी की वैल्यू 10 पावर -1 होता है। चलो S, तो यहां पर मैं S को एज इट इज रखता हूं, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ऊपर सेकेंड है तो नीचे भी सेकेंड में लाना है, और पावर कितना है -3, फिर सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा अपना कितना 10 पावर 6, और ये 10 की पावर 1 और 10 की पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर है 10 kg चल रहा है, पावर दोनों की 1 1 है, मास 1 मास लेंथ मास टाइम 10 kg, m1 L2 T-3, ठीक है सही है। तो ये डिनोमिनेटर में 10 की पावर 1, डिनोमिनेटर में 10 की पावर -1, वे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहां पर क्या बच रहा अपना 10 की पावर 6। चलो इधर से कुछ तो गलती हो रही है यार, हाँ बराबर है, m यहां पर पावर में क्या रहेगा -2 रहेगा, +2 रहेगा, ये ब्रैकेट का पावर 1 था इसलिए 1, लेकिन इस ब्रैकेट का पावर क्या है 2 है, तो यहां पर 2 लिखना पड़ेगा, वेरी गुड। तो यहां पर चल रहा अपना 1/10 एज इट इज, जब ये ऊपर जाएगा है ना 10 की पावर -1 ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर +1 होगी, और +1 को जब मैं पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10 पावर 2, ठीक है। तो यहां पर बचा अपना किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, बाय 10 में बाय 10 बचा हुआ है, -1 ऊपर गया, +1 बना, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी 10 पावर 2, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा। 60 जब ऊपर जाता है बेटा तो 60 का पावर कितना है 1 है, तो -1 हो जाएगा, तो 60 का पावर -1, और पहले से -3 बैठा हुआ है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 60 का पावर हो जाएगा ये 3। कैसे 60 जब ऊपर जाएगा तो -1, वो -1 -3 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में पावर मल्टीप्लाई होती है। चलो इसको पूरा सॉल्व करते हैं अपन। तो यहां से
एक 10 और यहां से एक 10 कैंसिल, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 6, 10 की पावर क्या बन गया 7। और जब अपन 60 का पावर 3 लेंगे, है ना, 60 का पावर 3, तो मैं इसको लिख देता हूं 6 का पावर 3 और 10 का पावर 3, 6 का पावर 3 और 10 का पावर 3। अरे 6 इंटू 10 लिख सकते हैं ना, तो 6 का पावर जो 3 है वो हो जाएगा 216 और 10 का पावर 3 मतलब 1000, मतलब 3 जीरो इसको लगा देंगे, मतलब 60 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो, यही आने वाला है। ठीक है, अब यहां से मैं अगर ये 3 जीरो हटा दूं तो इसके अंदर 10 पावर 3 लिख देना पड़ेगा, 1000 है ना, ये 10 की पावर 3 में एक तरफ कर देता हूं इसको, चलो ऐसे ही कर देते हैं, कैलकुलेशन है बेटा। 6 इंटू 10 लिख दिया, 6 का पावर 3 ये हो जाएगा 216 और 10 का पावर 3 एज इट इज। ठीक है, 10 पावर 7, 10 पावर 3, 10 पावर 10 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा अपना 10 पावर 10 और इधर क्या चल रहा 216। अब ऑप्शन मैच करते हैं अपन कि हमारे ये आंसर से ऑप्शन मैच हो रहा है क्या। तो 216 तो है नहीं, 2.16 है ना, 216। अगर हमारे 10 की पावर 10 आया लेकिन बाजू में 216 आया तो हमारा ये आंसर तो नहीं है। ठीक है, 10 पावर 14 और ये आंसर तो नहीं है, मतलब पहला है, बस अरेंज करने की जरूरत है ना, कैसा, तो इसको ऐसा अरेंज करेंगे। तो इसको मैं पहले अच्छे से लिख देता हूं, 216 इंटू 10 की पावर क्या 10। डेसिमल पॉइंट यहां है, डेसिमल पॉइंट को जब अपन पीछे शिफ्ट करेंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, इसलिए हमको 10 की पावर को बड़ा करना पड़ता ताकि बैलेंस हो जाए। तो कितने से पीछे जा रही है, 2 डिजिट से पीछे जा रहा है, 1 2, तो इसको लिख देना आपने 2.16, 2 से पीछे गया इसलिए यहां पर 2 बढ़ा देना, पहले से 10 था इसको क्या कर देना 12 कर देना। जब भी पॉइंट इस साइड में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, तो 10 की पावर बढ़ जाएंगी प्लस में, बस ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा 1 मेगावाट बराबर कितना होता है 2.16 इंटू 10 की पावर 12 ऑफ न्यू यूनिट होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से पीवाई क्यू पूछा गया था। अब यहाँ पर कोई भी पावर की जगह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी देगा, उसकी कोई भी वैल्यू देगा, इस तरीके से अपने डायमेंशंस की हेल्प से सॉल्व कर लेना। चलिए अब हमारा आज के टॉपिक का लास्ट एप्लीकेशन, लास्ट सब टॉपिक, एप्लीकेशन नंबर 3, टू एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। हमको कुछ फिजिकल क्वांटिटीज दी जाएंगी, उनके नाम दिए जाएंगे, आपको पता होगा, और आपको उनका फॉर्मूला बनाना है। रिलेशन मतलब उनका फॉर्मूला बनाना है। तो डायमेंशंस की हेल्प से आप फॉर्मूले बना सकते कब, जब आपको वो फिजिकल क्वांटिटी के नाम दिया जाएगा, आपने डायमेंशंस उनके निकालना, और जो पैटर्न यहां पर जो तरीका बताया जा रहा है वो तरीके से सॉल्व करना, आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। मान लेते हैं एक फिजिक्स का फेमस फॉर्मूला है F इक्वल टू ma, सबको पता है, लेकिन ये चीज हम प्रूव करते हैं किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। मतलब फोर्स किससे बन रहा है, मास और एक्सेलरेशन, किसके पावर में क्या है 1, इसके पावर में क्या है 1 है। मान लेते किसी को मालूम नहीं, किसी को ये मालूम है कि फोर्स मास पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास का पावर कितना है, ए का पावर कितना है, ये मालूम नहीं। ठीक है, तो मान लेते एग्जांपल ले लेते फटाफट, अपन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, फिर एक पीवाई की ओपन ले लेते, टॉपिक खत्म। मान लेते आपको ये बोल रहा है कि एक फोर्स है जो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर और एक्सेलरेशन पे। तो जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही है वो इधर लिखना, जिस पर डिपेंड कर रही है वो इधर लिखना, पावर में आपको जो लगा देना, एक्स और वाई, इक्वेशन नंबर 1। बस ये एक्स वाई हमको निकालना है। अगर एक्स की वैल्यू -1 आई तो हमको नीचे जाना पड़ेगा यार, है ना। एक्स की वैल्यू अगर +1 आई तो वो ऊपर ही रहेगा, तो हमको तो मालूम है, ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, m का पावर 1 a का पावर 1। ठीक है, तो मैंने पहले से ही ऐसा फॉर्मूला ले लिया जो आपको पता है, मतलब m के पावर में 1 आना चाहिए, a की पावर में भी 1 आना चाहिए, लेकिन किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। तो जो डिपेंड कर रहा है वो इधर, जिस पे डिपेंड कर रहा है वो उधर, 2 होंगे 3 होंगे 4 होंगे, सबको एक लाइन में आपने लिख देना, पावर में x y z लगा देना, बस हमारा काम है x y z निकालना। ये फोर्स है, तो फोर्स के डायमेंशंस क्या होंगे, L1 सॉरी M1, ठीक है, L1 T-2, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू, ये मास है, इतना तो मालूम है ये मास है, क्वांटिटी नोन होना चाहिए। तो मास के डायमेंशंस क्या होते हैं 1, पावर में क्या है x, तो मैं क्या लिख दूं mx। ठीक है, एक्सेलरेशन, चलो एक काम करते हैं, अभी मैं एज इट इज रखता हूं, इसका पावर, मास का डायमेंशंस 1 होता है, पावर में क्या है x है। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस होते हैं L1 T-2, इस बार पावर में y है तो y लगा देना। ठीक है, अब इसको छेड़ना नहीं है, M1 L1
t माइनस टू एज इट इज रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एज इट इज रहेगा, पावर पावर मल्टीप्लाई कर देना, ये बन गया अपना क्या mx, यहां पर भी पावर पावर मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ly आएगा, -2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब यहां पर देख लो ये हो गया डायमेंशंस अपने। अब ये डायमेंशंस को सब एक साथ लिख देते हैं अपन, m का पावर x, l का पावर y, t का पावर -2y आ गया। इधर एक डायमेंशंस mlt और इधर भी क्या आ गया, एक डायमेंशंस mlt। जैसे ही एक एक डायमेंशंस इधर आ जाते हैं, इधर भी mlt इधर भी mlt है ना, तो आपने इक्वेट करना, इधर m है इधर m है, यहां पर पावर x है, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर x है, इसका मतलब x इक्वल टू कितना है 1 है, m या x, तो x को 1 के बराबर आपने बता देना। सिमिलरली इक्वेट करेंगे पावर को, यहाँ l का पावर कितना है 1, यहाँ पर l का पावर कितना है y, तो डायरेक्ट आपने लिख देना y इक्वल टू कितना 1। चलो यहां से बस हमको एक्स वाई निकालना है, अब जरूरत नहीं है सर इसका क्या करना, वही करेंगे, -2y बराबर -2 कैंसिल, y बराबर 1 हो गया। तो x बराबर 1 आया, y बराबर 1 आया, इक्वेशन 1 में पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m का पावर 1 a का पावर 1। पावर में कुछ चीजें लिखी नहीं जाती हैं, और जब ये सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा। अब डायमेंशंस का ड्रॉबैक ये है कि वो डायमेंशंस के अंदर कांस्टेंट क्या है ये हम निकाल नहीं सकते, ये ड्रॉबैक है। तो कहीं पे डायमेंशंस होंगे, कहीं पे कांस्टेंट होंगे और कहीं पे कांस्टेंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं आता जनरली। तो m और ये क्या बन गया हमारा a, ये प्रूफ हो गया। ऐसा कोई भी फॉर्मूला अपन प्रूव कर सकते हैं। अब देखो ये पूरी कहानी को यूज करके पीवाईक्यू के अंदर कौन सा क्वेश्चन बना हुआ है वो अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेना ये वाला, है ना, कि काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला आप प्रूफ करके बताओ, mgh, डायमेंशंस की हेल्प से ये वाला फॉर्मूला। तो एनर्जी तो कोई भी हो, आपने एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी एक्सेलरेशन हो उसके डायमेंशंस आपको पता है, और हाइट एक डिस्टेंस है ना। तो आपने कैसा फॉर्मूला बनाना, ये PE फोर्स की जगह रख देना, m का पावर x रख देना, g का पावर y रख देना, h का पावर z रख देना, और x y z ऐसे निकालना। बस मैंने फोर्स लिया इसलिए फोर्स के डायमेंशंस, आप एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी के डायमेंशंस, यहाँ पर मास और एक्सेलरेशन लिया था, यहाँ पर मास एक्सेलरेशन डिस्टेंस, तीनों के डायमेंशंस लेना और इस पूरे तरीके से सॉल्व करना। देखना पावर में 1 पावर में 1 पावर में 1, मतलब x y z की वैल्यू 1 1 1 आती है कि नहीं, एक ये क्वेश्चन। ऐसे कोई भी फॉर्मूला अपन प्रूव कर सकते हैं। चलो एप्लीकेशन नंबर 3 का अपन एक PYQ ले लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि मोमेंटम मतलब P, एरिया A, टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो 7 होती है, लेकिन आप इनको फंडामेंटल क्वांटिटी मानो थोड़ी देर के लिए, है ना, और इनकी हेल्प से डायमेंशंस बनाओ। डायमेंशंस बनाते हैं अपन LMT, MLT, I, टेम्परेचर, इनकी हेल्प से, लेकिन वो बोल रहा है इनको फंडामेंटल मानो, तब एनर्जी के डायमेंशंस क्या होंगे बताओ, है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो एप्लीकेशन नंबर 3 आपको यूज करना पड़ेगा। मतलब एनर्जी का रिलेशन आपको बताना है इन तीनों के साथ, एनर्जी के डायमेंशंस बनाना है इन तीनों को लेकर, वही है। तो कुछ भी नहीं है, जिसके डायमेंशंस बनाना है उसको इधर लिखना, मतलब एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है, लीनियर मोमेंटम पे, लीनियर मोमेंटम का पावर x, एरिया, एरिया का पावर y, और टाइम, टाइम का पावर z। बस ये निकालना है बेटा, है ना, तो हमको मिल जाएंगे। तो इससे बार मैं डायमेंशंस निकालूंगा यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं अपन। तो डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, डायमेंशंस ऑफ एनर्जी होते हैं, बहुत बार यूज होता है, m1 L2 T-2 एनर्जी। ये डायमेंशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशंस होता है m1 L1 T-1। देख लेना कैसा मैंने बताया आज के टॉपिक में, वैसे निकाल लेना। एरिया, एरिया का डायमेंशंस होता है L2, तो P का पावर x है तो A का पावर y है, और T का डायमेंशंस होता है T1 और T का पावर हमने माने y, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो छेड़ना नहीं है आपको, ये डायमेंशंस को कुछ भी नहीं करना है, m1 L2 T-2, ठीक है। ये पूरी टर्म इधर जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका mx, ये हो जाएगा आपका, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगा lx, और ये हो जाएगा अपना माइनस का x, ये तीनों भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे इधर से आ रहा अपना L2y, और इधर से आ रहा अपना
टी वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा, सॉरी ये z है ना, सॉरी, तो ये हमारा z है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। क्लियर कट है, बस इनको सॉल्व करना है। यहां पर m कितनी बार है, एक ही बार है, तो m का पावर क्या हो जाएगा आपका x। l कितनी बार है, 2 बार है, l का पावर x, l का पावर 2y, बेस सेम पावर ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y। और इधर t का पावर माइनस x, t का पावर z, तो ये क्या हो जाएगा z और ये माइनस x। ये बन गया अपने क्या, डायमेंशंस। और इधर क्या चल रहा है, डायमेंशंस m1 l2 t माइनस का 2। जैसे हमको इधर एक mlt इधर एक mlt मिल जाता है, बस पावर को इक्वेट करना है। इधर x है, इधर 1 है, m का पावर x, m का पावर 1, मतलब दोनों बराबर। दूसरा x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर क्या होगा, यहाँ 2 है ना, तो इसको 2 के बराबर बता देना। यहाँ पे l का पावर x प्लस 2y है, यहाँ पर l का पावर 2 है, तो ये दोनों बराबर। यहां से आपने निकाल देना, x की वैल्यू पता चल गई, यहां से y की वैल्यू निकल जाती है, तो 2y बराबर कितना, 2 माइनस x। x की वैल्यू कितनी है, 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो 2 माइनस 1, यहां पर क्या चल रहा अपना, 2y चल रहा, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो y बराबर कितना मिला 1/2, x कितना मिला 1। अब तीसरा, ये पहला इक्वेट करें अपन ने, ये दूसरा इक्वेट करें, तीसरा x y z निकालना है ना, तो z माइनस एक्स बराबर -2, z माइनस एक्स बराबर क्या होगा, -2 होगा। ठीक है, तो चलो यहां से हमको निकालना क्या है, z निकालना है, तो z माइनस एक्स उधर जाएगा, तो -2 प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस में x की वैल्यू कितनी डाल देते हैं 1, तो -2 + 1 कितना होता है -1, तो ये मिल गया हमारे को z। z कितना है, -1 है। चलो अब रखते हैं अपन यहाँ पर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर p का पावर x कितना मिला 1, मतलब p का पावर 1। चलो a का पावर कितना y कितना मिला 1/2, तो a का पावर 1/2। चलो t कितना z कितना मिला -1, मतलब t का पावर -1। देख लो ये बन गए अपने एनर्जी के डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ PAT, P1 A½ T - 1, P1 A½ T - 1। ठीक है ना, इस तरीके से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको डायमेंशंस पूछ सकता है, किसी को भी फंडामेंटल मानकर, बस वो जिसको फंडामेंटल माना जा रहा है उसके डायमेंशंस आपको निकालते आना चाहिए। इस तरीके से अपन क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा, यहाँ पे अपना पूरी तरीके से कंप्लीट होता है इस चैप्टर का पार्ट 2 डायमेंशंस विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस की, आपका ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे इस नए टॉपिक के साथ, एरर्स। ये भी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखे होंगे तो वो लेक्चर भी आपको देखना है। सेकेंड लेक्चर 5 लेक्चर के अंदर पूरे अच्छे से, वेटेज ज्यादा होने की वजह से इसको डिटेल में आपको पढ़ना है, पूरा अपन कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एरर्स के साथ। थैंक यू।